देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आईपीसी की धारा 124(a) को चुनौती दी गई है। इस मामले में आज शीर्ष कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की झलक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संघाई कारपोरेशन की बैठक के दौरान भी दिखी। इस बैठक में भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोतरी के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द की बहाली जरूरी है। भारत ने साफ किया है कि एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सीनियर कमांडर्स स्तर पर बातचीत के लिए सहमति बनी है। इसरो ने गगनयान प्रोग्राम के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन के तीसरे लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक किया है। गगनयान अंतरिक्ष भेजे जाने वाला देश का पहला मानव युक्त मिशन है। इसरो ने बयान में कहा कि ये परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत PSLV-M के 3 यान के L-110 तरल चरण के लिए किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई से 2021 से मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाएगा। सरकार ने कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैबिनेट ने वस्त्रों और परिधानों पर टैक्स छूट की योजना की अवधि को 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में एक पत्थर का मील साबित होगा। मानसून सत्र से पहले रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में घमासान मचा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। कांग्रेस सांसद पिछले साल लद्दाख के डोकलाम में हुई घटना को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि कमेटी के चेयरमैन इसके पक्ष में नहीं थे। इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मानसून सत्र के समय किसान नेता संसद के बाहर आंदोलन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान नेता राकेश टिकैत को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वे 2 कदम पीछे हटे। सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन के बेंच ने मामले में संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने की बात कही। पूरे देश में मानसून आ चुका है और बीते दिन दिल्ली NCR में बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया। न राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया। आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से आज महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में IMD के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी हवाओं के एक बार फिर से शुरू होने के कारण बहुत बारिश होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 91 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,73,000 को पार कर गया।
दुनिया भर के 17 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 41,755 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 578 नई मौत से अब तक 4,12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 39,289 मरीजों के ठीक होने से डिस्चार्ज होने के वालों का आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख को पार कर गया। वहीं 4,26,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 15,637 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,03,000 को पार कर गया। वहीं 128 मौत से अब तक 14,938 मरीजों की मौत हुई है। 12,974 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,70,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में 17 से 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,594 मरीज मिले हैं। प्रदेश में शून्य मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,508 हो गया। प्रदेश में 19 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,815 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 271 पहुंच गई है। वहीं राजधानी भोपाल में एक्टिव केस 151 और इंदौर में 130 केस रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 252 नए केस से आंकड़ा 9,98,817 को पार कर गया। 24 घंटे में सिर्फ 4 मरीजों की मौत से अब तक 13,486 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 370 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,81,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,028 हो गई है। राजधानी रायपुर में 20 नए केस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 38 करोड़ 77 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31 करोड़ 14 लाख यानी 24% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 7 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी लोगों से तीसरी लहर से बचने सावधानी बरतने की अपील की। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों को दोनों वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें 29% से ज्यादा यानी लगभग 87,42,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% के आसपास यानी 17,70,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 3,69,537 लोगों को टीका लगा। इससे अब तक 2 करोड़ 45,24,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 6 लाख यानी 28% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5.32% यानी 39,06,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। आज सीएम भूपेश बघेल 12 बजे वर्चुअल मीटिंग के जरिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में सीएम अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लैलूंगा के रवि भगत को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। ऐलान के बाद रवि भगत ने आदिवासी मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही। मध्य प्रदेश से युवा संगठन में किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ मंथन किया। 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग की सहभागिता बढ़ाने पर जोर देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में 19 जुलाई से सभी जिला और फैमिली कोर्ट नियमित सुनवाई की जानी है। सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। केवल सीमित और जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया। मुरैना में रेत माफियाओं पर लगाम लगाने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडे का ट्रांसफर उमरिया के जिले में कर दिया गया है, जहां वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानपुर का पदस्थ संभालेंगी। पांडे ने चंबल में 3 महीने में 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। कार्रवाई के दौरान कई बार रेत माफियाओं ने हमले भी किए, जिसके बाद राज्य शासन ने उनका तबादला आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि 25 से 26 जुलाई से प्रदेश में 11वीं 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश
सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान 17 विधेयक पेश करने की तैयारी की है, जिनमें से 3 मौजूदा अध्यादेशों की जगह लाए जाएंगे। सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर किसी भी अध्यादेश की जगह विधेयक पेश कराना अनिवार्य होता है। देशद्रोह की कानून की वैधता को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आईपीसी की धारा 124 को चुनौती दी गई है। इस मामले में आज शीर्ष कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगा, जिसमें डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीजे में ध्वनि प्रदूषण होता है। याचिकाएं अलग अलग डीजे एसोसिएशन व अन्य द्वारा लगाई गई थी। डोमिनिकन कोर्ट ने मेहुल चौकसी को इलाज कराने के लिए मिली जमानत से भारतीय अधिकारियों को डर है कि चौकसी अपने मेडिकल इलाज का इस्तेमाल अपने प्रत्यर्पण को टालने के लिए कर सकता है। बता दें कि लगभग 2 महीने पहले उसे डोमिनिका में ही गिरफ्तार किया गया था। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की झलक तजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में शंघाई कारपोरेशन की बैठक के दौरान दिखी। इस बैठक में भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोतरी के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द की बहाली जरूरी है। भारत ने साफ किया है कि एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सीनियर कमांडर्स स्तर पर बातचीत के लिए सहमति बनी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने माना है कि उनके देश में अन्न की भारी कमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई एक रिपोर्ट में उत्तर कोरिया ने जानकारी दी है। उनके यहाँ अनाज के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं और उन्हें वैश्विक निकाय से मदद की दरकार है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उत्तर कोरिया में भूखमरी के हालात का कई बार दावा किया, जिसे किम जोंग की सरकार नकारती रही है। इसरो ने गगनयान प्रोग्राम के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन के तीसरे लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक किया। गगनयान अंतरिक्ष भेजे जाने वाले देश का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसरो ने ये बयान में कहा कि ये परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत PSLV Mk3 यान के L110 तरल चरण के लिए किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग 3 दिन तक शांत रहने के बाद आज यानी गुरुवार को फिर भड़क गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में फिर बढ़ोतरी की है और डीजल के भी रेट बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। पूरे देश में मानसून आ चुका है और बीते दिन दिल्ली NCR में बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से आज महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के IMD के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी हवाओं के एक बार फिर से शुरू होने के कारण बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।